हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं एक नया चैप्टर, फिजिकल केमिस्ट्री का नया चैप्टर है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्कस कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। ओके, सो बेसिक डेफिनेशन से बात शुरू करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इट्स ए ब्रांच ऑफ साइंस और यू कैन से द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो मीन्स हमने यहाँ पे क्या स्टडी करना है कि इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो फिनोमिना होते हैं, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर जो बात करेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस और ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन कैसे होती है? जब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है। सो वी विल स्टडी द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल चेंजेस विच आर अकरिंग इन द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। ओके, एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन चल रही है, उसमें जो केमिकल चेंजेस होंगी उनके कारण जो उनकी एनर्जी होगी, जिसको हम केमिकल एनर्जी का नाम देते हैं, उस केमिकल एनर्जी को हमने कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक तो ये प्रोसेस हो गया। अब सेकंड जो प्रोसेस है वो ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके हमने कुछ केमिकल चेंजेस करनी है जो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में होनी चाहिए। मीन्स ऐसी रिएक्शंस जो अपने आप नहीं चल पाती हैं, उनको चलाने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, मींस जो खुद ब खुद नहीं चल सकती हैं, उनको हमें चलाना पड़ता है। ठीक है, कोई एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। दे आर नोन एज दी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कौन सी होती है? जो खुद ब खुद चलती रहती हैं। ठीक है, हमने रिएक्टेंट को मिक्स किया और वो व्हाट रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। तो इन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में जो केमिकल एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है उसको हमने कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और लेटर ऑन उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज करेंगे कुछ केमिकल चेंजेस करने में। किसमें? जहां पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हो रही हैं। ठीक है, मींस दो हमने रिएक्टेंट ऐसे मिक्स किए जो आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, उनको रिएक्ट कराने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। और यहां पे हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। ठीक है, तो मैं फिर से एक डिफाइन करता हूं, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ओके, व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। ठीक है, और यू कैन से द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल चेंजेस व्हिच आर अकरिंग इन द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस, and later on the use of the electrical energy to bring about the some chemical changes in non spontaneous chemical reactions. Clear? अब बात करते हैं व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। किस बेसिस पे काम करती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? सो व्हाट इज द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस। अब रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें क्या होती है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। क्या होती है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होती है। हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। ठीक है, हम फिर से इसको रिकॉल करते हैं। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बात करनी है हमने, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म्स में बात नहीं करनी है यहाँ पे, बिकॉज द चैप्टर इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के अराउंड सारी केमिस्ट्री घूमेगी यहाँ पे, तो हम इलेक्ट्रॉन के कंटेक्स्ट में बात करेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? तो ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, व्हिच इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और मींस गिविंग अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गिव अप करते हैं, दे आर नोन एज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। क्लियर? एंड व्हाट इज रिडक्शन? जस्ट ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन इज नोन एज द रिडक्शन। तो यहां पे अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो यहां पे क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ electrons. ठीक है, so what is oxidation? It is a process in which there is a loss of electron, and what is the reduction? Is a process which involves the gain of electron. Clear है? So अब जिस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन होगी वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? जिसकी रिडक्शन होनी है। तो मींस the species which are losing the electrons, they are helping the other species to get reduced. Okay, so that means we can say that the species which are going to oxidize, they are known as the reducing agent, because they are acting as an agent, they are acting as an agent to bring about the reduction of the other species. Clear? So they are known as the reducing agent, they are known as the reducing agent. और जिनकी रिडक्शन होती है means they are helping the other species to get oxidized, because they want the electron, so they will gain the electron from the other species which are having the tendency to lose the electrons. So they are helping them to lose their electrons, mean they are helping them to get oxidized. So they are known as the
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो दे आर नोन एज दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उनको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। क्लियर है? तो ये एक मेन बेसिस है। अब इस पे हम एक रिएक्शन पे डिस्कस करते हैं। हम जो नॉर्मल रिएक्शन पढ़ते हैं, डैनियल वाली जो सेल है उनके अंदर जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या होता है कि जिंक सॉलिड और कॉपर आयंस, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस आयंस के बीच में जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो वहां पे क्या बनते हैं, जिंक 2 पॉजिटिव आयंस बनते हैं और वो एक्वस सोल्यूशन में चले जाते हैं और वहां पे कॉपर सॉलिड जो है वो एक इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास जो जिंक सॉलिड है दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द जिंक 2 पॉजिटिव, मींस बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स it is getting oxidized. ठीक है, and the copper which is gaining the 2 electrons which are lost by the zinc solid, ठीक है, so that is gaining the 2 electrons, that is gaining the 2 electrons, gaining of 2 electrons. So here the reduction is going on, here the reduction is going on and here the oxidation is going on. Clear? So this is known as the redox reaction. इस redox reaction के बेसिस पे हमारी सारी ये केमिस्ट्री घूमेगी। अब बात करते हैं कुछ एक टर्म्स जो हमें बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड रहेंगी इस पूरे चैप्टर में, दैट इज कंडक्टर्स। हम बात करने वाले कंडक्टर्स की। क्यों? क्योंकि कंडक्टर्स ही ऐसे सब्सटेंस होते हैं विच अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। ठीक है, व्हाट आर कंडक्टर्स? कंडक्टर्स आर द सब्सटेंस, सो मैं थोड़ा सा यहां पे लिख देता हूं सो दैट इट शुड बी विजिबल टू ऑल। ओके, सो व्हाट आर कंडक्टर्स? व्हाट आर कंडक्टर्स? So conductors are the substance which allow the passage of electric current, which allows the passage of electric current through them. Okay, so I hope it is clear to you. So through them. So what are conductors? These are the substance which allow the passage of electric current through them. उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं। एंड इसके ऑपोजिट कुछ सब्सटेंस हमारे पास ऐसे होते हैं which do not allow the passage of electric current through them. They are known as the non conductors और उन्हीं को हम इंसुलेटर्स भी कहते हैं। हम यहाँ पे उनकी बात नहीं करने वाले, हम सिंपल बात करने वाले हैं कंडक्टर्स की। ठीक है, अब जो कंडक्टर्स है, कंडक्टर्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। कंडक्टर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। One are known as the metallic conductors, and the other are the electrolytic conductors. They are known as the electrolytic conductors. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, हम इन दोनों की डेफिनेशंस की बात करेंगे तो वहां से हमें क्लियर होगा कि व्हाट आर मेटालिक कंडक्टर्स एंड व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जो मेटालिक कंडक्टर्स हैं इनको हम जनरली इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी कहते हैं, इन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स भी कहते हैं, और जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स हैं इन्हें हम आयनिक कंडक्टर भी कहते हैं। ठीक है, सो आई शुड राइट हियर दे आर आल्सो नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, दे आर नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक conductors, they are also known as electronic conductors, and the electrolytic conductors are known as ionic conductor। अब ऐसा इनको क्यों बोलते हैं वो इनकी डेफिनेशन हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मेटालिक कंडक्टर्स की। सो व्हाट आर मेटालिक कंडक्टर्स? व्हाट आर मेटालिक कंडक्टर्स? मेटालिक कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंस हैं जिनमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो इनके अंदर कोई भी केमिकल चेंज नहीं आती है। सो क्या कहते हैं इसे? So these are the substances which do not undergo any chemical change or any chemical decomposition whenever the electricity pass through them। ठीक है, तो क्या कहते हैं metallic conductors? These are the those substances which do not undergo any chemical change or any chemical decomposition whenever the electricity pass through them। Clear? So these are known as the metallic conductors। अगर इनके अंदर chemical composition की कोई change नहीं आती है तो इनमें करंट कैसे फ्लो करता है? अब ये हमारे पास सवाल यहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये ऐसे कंडक्टर्स हैं जिनके अंदर केमिकल चेंज नहीं आती है, तो वहां पे जो करंट फ्लो करता है दैट इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट। ठीक है, तो अब क्योंकि जो इसमें करंट कैरियर्स हैं, करंट कैरियर्स क्या है? वो है इलेक्ट्रॉन्स। करंट कैरियर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज whenever the electron move from one side to the other side, the electricity flow from that side to the this side।
ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, सो मींस करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, ठीक है। सो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाता है, करंट फ्लो करता है। सो वी कैन से दैट द करंट कैरियर्स इन द मेटालिक कंडक्टर्स आर द इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज व्हाई द मेटालिक कंडक्टर्स आर नोन एज द, they are also known as the electronic conductors, they are also known as the electronic conductors, ठीक है। आई होप यहां तक आपको बात क्लियर हो रही है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की। अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? दीज आर दो सब्सटेंस व्हिच अंडरगो chemical change or chemical decomposition takes place whenever the electricity flow inside them, ठीक है, whenever the electricity flow through them, so there is a change in the chemical composition, ठीक है। तो उस मटेरियल की केमिकल कंपोजिशन चेंज होती है, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आती है जब उनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। अब इनके अंदर जो करंट कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं? दैट आर नोन एज द आयंस। वो कैसे? सपोज हमारे पास ये सब्सटेंस है AB, अब इसके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी, इलेक्ट्रिसिटी जब इसके अंदर पास करेगी तो क्या होगा वहां पे? इट विल आयोनाइज और इट विल डिसोसिएट इनटू आयंस, इट विल डिसोसिएट इनटू आयंस, और वो आयंस क्या करेंगे? दे विल मूव टुवर्ड द ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स। तो पॉजिटिव चार्ज आयंस दे विल मूव टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड एंड द नेगेटिव आयन विल मूव टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो उन आयंस की मूवमेंट की वजह से उनके अंदर जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ठीक है। दैट इज व्हाई इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स आर नोन एज द आयनिक कंडक्टर। इसलिए हमको क्या बोलते हैं? आयनिक कंडक्टर्स बोलते हैं, और सिंपली हम इन्हें इलेक्ट्रोलाइट भी बोल देते हैं, आयनिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। इनको हम सिंपली इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज दीज आर दो सब्सटेंस विच आयोनाइज। और इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन यही है कि व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स? दीज आर दी सब्सटेंस विच आयोनाइज इनटू द एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। और यही इनकी एक मेन खासियत भी है कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स एक ऐसे कंडक्टर्स हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, और यू कैन से दे अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम इन देयर मोल्टन स्टेट, इन देयर मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन। जब तक ये सॉलिड स्टेट में रहेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, क्लियर है। तो इनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स और सिंपली इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। अब इस पूरे चैप्टर में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के अराउंड। इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे हम। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर हम क्या करेंगे? रिडॉक्स रिएक्शंस कराएंगे, जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती हैं उनमें से जो केमिकल एनर्जी जो निकलेगी, ठीक है, रिलीज होगी, उसको हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। और लेटर ऑन वी विल डिस्कस द इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, जहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करेंगे, क्लियर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स कितने टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ द टू टाइप, इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। कौन कौन से होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? दीज आर दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच आयोनाइजेस कंप्लीटली, ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि ये ऐसे सब्सटेंस है, ये जब भी हम इनको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं दे गेट आयोनाइज्ड, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होंगे? दीज आर दोज इलेक्ट्रोलाइट्स विच आयोनाइजेस कंप्लीटली, विच आयोनाइजेस कंप्लीटली, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, विच आयोनाइजेस कंप्लीटली। मीन्स कि हमने कोई सब्सटेंस है, सपोज XY, हम मान के चल रहे हैं कि ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और जब हम इसको वाटर में डालेंगे या किसी सॉल्वेंट में डालेंगे इट विल आयोनाइज कंप्लीटली इनटू X पॉजिटिव एंड Y नेगेटिव आयंस, ठीक है। एंड सेकंड टाइप के हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं दे आर नोन एज द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, दे आर नोन एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, दे आर नोन एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये कौन से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं? विच आयोनाइज पार्शली, विच आयोनाइजेस पार्शली। पार्शली का मतलब है ऐसा नहीं है कि वो 50% आयोनाइज होते हैं, पार्शली मतलब है कि वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते। दे कैन आयोनाइज अप टू 60%, 40%, 50% और ये रादर 70% और 80% तक। मींस विच डू नॉट आयोनाइज टू 100%, दे आर नोन एज वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर। तो उनमें हम बात करते हैं कि सपोज हमारे पास कोई सब्सटेंस है, जस्ट लाइक
ए एंड बी, और ये हम मान के चल रही है क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो जब ये आयोनाइज करेगा, ठीक है, तो वहां पे ए पॉजिटिव आयंस एंड बी नेगेटिव आयंस बनेंगे, और ये ए और बी पॉजिटिव आयंस जो हमारे पास बने हुए हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, वापस में रिएक्ट करते हैं और ए बी इलेक्ट्रोलाइट अनडिसोसिएटेड फॉर्म में फिर से बना देते हैं, और हम कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज नॉट आयोनाइजेस कंप्लीटली, ठीक है, मींस इनके बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। ये आयोनाइज करता है आयंस में, और आयोनाइज रीयूनाइट करते हैं और वापस अनडिसोसिएटेड साल्ट फॉर्मेशन कर देते हैं, तो इनको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब बात करते हैं इनकी एग्जांपल्स की, कौन कौन से हमारे पास सब्सटेंस है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट एक्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, जितने भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं या स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं और उनके सॉल्ट्स जो हैं, दे आर नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ये कुछ एसिड्स हैं। सिमिलरली सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया स्ट्रॉन्ग, KOH दैट इज आल्सो ए स्ट्रॉन्ग बेस, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल्स है। अब बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास जो सब्सटेंस है दैट आर द वीक एसिड और द वीक बेसिस। फॉर एग्जांपल वी हैव द एसिटिक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड, सिमिलरली बेंजोइक एसिड है, और बेसिस में अगर हम बात करते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये कुछ सब्सटेंस है जो कि हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट, और भी बहुत सारे हैं, मैंने जस्ट यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिखी हैं बिकॉज हम इन्हीं को बार बार यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस को अफेक्ट कर सकते हैं, मींस which can affect the passage of electric current through the electrolytic solutions, ठीक है। वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम कंबाइन करके मान के चलेंगे, जो भी फैक्टर्स होंगे दोनों में रोल प्ले करेंगे, उन दोनों के ही वो कॉमन फैक्टर्स होंगे, ठीक है। किसी में कोई फैक्टर ज्यादा रोल प्ले कर रहा होगा, किसी में कोई फैक्टर जो है कम रोल प्ले कर रहा होगा। हम जनरली बात करेंगे एक इलेक्ट्रोलाइट की, इट कैन बी ए स्ट्रॉन्ग, इट कैन बी ए वीक। हम बात कर रहे हैं सिंपल इलेक्ट्रोलाइट की, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इससे क्या मतलब है, नेचर से क्या मतलब है? नेचर से मतलब है कि क्या वो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ठीक है। अगर तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो मींस वो 100% क्या करेगा, आयोनाइज करेगा। मींस अगर हमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो वो कंप्लीटली आयोनाइज करके क्या बनाएगा, 1 मोल कैटायंस और 1 मोल क्या देगा, वो एनायन देगा, ठीक है। तो वहां पे हमारे पास 100% आयोनाइजेशन और 100% डिसोसिएशन हुई, तो हम कह सकते हैं कि वहां पे नंबर ऑफ आयंस क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे, और अगर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा बनेंगे तो वहां पे कंडक्शन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अच्छा, इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊं, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि किसी भी सॉल्यूशन की, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्शन है दैट डिपेंड्स अपॉन द 2 मेजर फैक्टर, ठीक है। तो वो हम किसी की कंडक्शन की बात करते हैं तो 2 चीजें हम उसको डिटरमिन करते हैं। एक होती है नंबर ऑफ आयंस, ठीक है, क्योंकि हमने बात की है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो करंट कैरियर्स होते हैं वो होते हैं आयंस। तो आयंस की जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ज्यादा कंडक्शन होगी। और दूसरा हमने बात की थी उनकी मूवमेंट की, ठीक है। तो जितने फास्टली आयंस मूव करेंगे उतनी ज्यादा उनकी कंडक्शन होगी। सो कंडक्शन or the conductance of any electrolytic solution depend upon the 2 factors. One is the number of ions, second is the movement of ions, ठीक है। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस तो क्या होगा, कंप्लीट बनेंगे, तो हम कह सकते हैं कि इनकी कंडक्शन तो क्या होगी, 100% रहेगी। जो वहां पे नंबर ऑफ आयंस बन रहे हैं उनके कारण जो कंडक्शन आनी है वो आएगी। अगर यही चीज हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर हम 1 मोल सब्सटेंस लेते हैं और उसे सॉल्वेंट में डालते हैं, तो क्योंकि मैंने बताया था कि ये इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट हैं जो कि
पार्शली आयोनाइज करते हैं, तो मीन्स दे कैन आयोनाइज अप टू 40%, 50%, 60%, 70% और इवन 80%। तो मान के चलते हैं कि 80% वहाँ पे आयोनाइजेशन हो जाती है। तो 80% आयोनाइजेशन हो जाती है मीन्स 1 मोल हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया तो 1 मोल में से 80% मीन्स 0.8 मोल डिसोसिएट कर गया। वो 0.8 मोल डिसोसिएट करेगा तो वहाँ पे क्या बनेंगे, 0.8 मोल्स क्या बनेंगे, कैटायंस बनेंगे और 0.8 मोल्स ही क्या बनेंगे, एनायंस बनेंगे। मान के चल रहे हैं कि हमारे पास कोई XY इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, तो वहां पे क्या बनेंगे 0.8 मोल्स Y आयंस बनेंगे। अब बिकॉज द नंबर ऑफ आयंस इन द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर लेस एज कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, द नंबर ऑफ आयंस वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, लेस फॉर्मेशन हो रही है एज कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सो हम कह सकते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो कंडक्शन होगी वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में कम होगी, ठीक है। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर हैविंग द लेस कंडक्टेंस एज कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इवन हैविंग द सेम कंसंट्रेशन। ओके, सो ये बात हुआ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास जो सेकंड फैक्टर है दैट इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट की, अब सॉल्वेंट की नेचर में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट है दे आर आयनिक स्पीशीज, दे आर आयनिक कंडक्टर्स, तो मीन्स द आयंस होते हैं जो X और Y हम आयन ले रहे हैं जनरली, तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो ये X है दैट इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज और दैट इज Y इज हैविंग द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो सॉलिड स्टेज में सो दे आर हैविंग द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज। व्हेन वी dissolve these electrolytes into the solution they ionizes, they form the X positive ion and the Y negative ion, clear। अब because of having the positive and the negative charge they are polar in nature, they are polar in nature। तो उससे क्या होने वाला है, अब क्योंकि सॉल्वेंट जो हम ले रहे हैं उसकी भी कुछ ना कुछ पोलैरिटी होगी, ठीक है। अगर तो हमारा सॉल्वेंट जो है वो पोलर है, अगर हमारा जो सॉल्वेंट है वो पोलर है, तो उस केस में हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है चाहे वो वीक है चाहे स्ट्रॉन्ग है वो ज्यादा एक्सटेंट तक क्या करेगा, आयोनाइज करेगा, ठीक है। और एक हमने फिनोमेना पढ़ा हुआ है लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है। मीन जिसकी नेचर जैसी है वो वैसे ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा, और यू कैन से जो सॉल्वेंट जिस नेचर का है उसी टाइप के ही कंपाउंड्स को अपने अंदर डिसॉल्व करेगा, ठीक है। लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर, ठीक है। तो ये देखा भी गया है कि जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो पोलर सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट तक क्या हो जाते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो वाटर सॉल्वेंट है दैट इज आल्सो ए पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। अब पोलर सॉल्वेंट में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं दे आयोनाइजेस टू ए लार्ज एक्सटेंट, तो लार्ज एक्सटेंट में आयोनाइज करना मतलब लार्ज एक्सटेंट में आयंस का बनना, तो जितने ज्यादा वहां पे आयंस बनेंगे उतनी ज्यादा उनकी कंडक्शन होगी। सो इसलिए सॉल्वेंट की नेचर पे भी डिपेंड करती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्शन। अगर हमारा सॉल्वेंट नॉन पोलर हुआ और हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो पोलर हुआ तो उसकी आयोनाइजेशन क्या होगी, कम होगी। अब यहाँ पे एक सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूँ, सोडियम क्लोराइड, इसको हम सब जानते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसको हम वाटर में डालते हैं, इट आयोनाइजेस कंप्लीटली टू द सोडियम आयन एंड द क्लोराइड आयन, ठीक है। बट अगर हम इसी सोडियम क्लोराइड को बेंजीन में डालते हैं, बेंजीन बीइंग ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एज वेल एज द नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो वहां पे सोडियम क्लोराइड की जो डिसोसिएशन है जो ऑब्जर्व की गई है दैट इज 1 to 2%, ठीक है। मींस निग्लिजिबली इट इज डिसॉल्व्ड इनटू दैट, ठीक है। तो 1 to 2%, कहां पे 100%, कहां पे 1 to 2% यहां पे आयोनाइज करता है। तो बेंजीन के केस में सोडियम क्लोराइड यू कैन से दैट इज निग्लिजिबली और यू कैन से इट इज इनसॉल्युबल इन द बेंजीन, ठीक है। तो उस केस में बेंजीन में सोडियम क्लोराइड की कंडक्शन क्या रहेगी, निल रहेगी, ठीक है। कंडक्शन क्या रहेगी, ऑलमोस्ट निल रहेगी। वेयर एज इन केस ऑफ वाटर, ठीक है, जब वाटर सॉल्वेंट रहेगा तो उसमें कंडक्शन क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। जितने भी वहां पे आयंस बनेंगे उनके कारण उनकी क्या रहेगी, कंडक्शन रहेगी। क्लियर, ये है हमारा सेकंड फैक्टर। इसी के साथ ही हम एक फैक्टर और डिस्कस करते हैं जो सॉल्वेंट का फैक्टर है दैट इज विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। अब मान लेते हैं कि दो हमारे पास पोलर सॉल्वेंट है, क्योंकि हमने बात की है कि पोलर सॉल्वेंट में इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, मैक्सिमम एक्सटेंट तक क्या आयोनाइज कर जाते हैं। अब मान लेते हैं कि दो सॉल्वेंट है, दोनों ही क्या है, पोलर है। पोलर सॉल्वेंट ए है और पोलर सॉल्वेंट हमारे पास बी है, ठीक है। दो हमारे पास सॉल्वेंट है ए एंड बी। अब ए की विस्कोसिटी क्या है, लेस है, विस्कोसिटी ऑफ ए इज लेस, ठीक है। वेयर एज द विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट बी व्हिच इज आल्सो ए पोलर इट इज हाई। उस केस में क्या होगा, अब विस्कोसिटी क्या होती है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्वेंट व्हिच अलाउ द रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ लिक्विड, ठीक है।
इट इज द रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ लिक्विड, उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी, मींस गाढ़ापन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। जितना कोई सॉल्वेंट गाढ़ा होगा उतना उसका फ्लो क्या होगा, कम होगा, बिकॉज जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे को मूव करने में, फ्लो करने में रेजिस्ट करते हैं। अब अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे को ही फ्लो करने में रेजिस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसके जो आयंस वहां पे फॉर्मेशन होगी तो उनकी भी क्या होगी, मूवमेंट स्लो होगी। क्लियर है? तो हम ये भी कह सकते हैं कि द हायर द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट लेसर विल बी द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? तो ये बात थी हमारी सॉल्वेंट की। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ फैक्टर which is known as the concentration of the solution, concentration of the solution, concentration of solution। अब concentration से कैसे इफेक्ट पड़ेगा? मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक बीकर है, इस बीकर में हमारे पास क्या है, 100 ml कोई सॉल्वेंट है और उसके अंदर हमने 1 मोल कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया हुआ है। सिमिलरली एक हमारे पास बीकर और है, उसमें हमने 1000 ml सॉल्वेंट लिया है, मींस 1 लीटर लिया है, और उसी के अंदर हमने क्या डाला हुआ है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है। ठीक है, अब किस में कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी? ऑब्वियसली बात है फर्स्ट वाले में, ए वाले में, ठीक है, और बी वाले में कंसंट्रेशन क्या रहेगी, कम रहेगी। कहां पे 1 मोल 100 ml में है, कहां पे 1 मोल 1000 ml में है। अब बात करते हैं कि इस कंसंट्रेशन से कंडक्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा, किस सोल्यूशन की कंडक्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी, किस सोल्यूशन की कंडक्टेंस जो है वो कम होगी। देखिए अब मैंने क्या बताया था कि जो कंडक्टेंस है किसी भी सोल्यूशन की, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, दैट डिपेंड अपॉन द 2 फैक्टर्स, वन इज द नंबर ऑफ आयंस एंड सेकंड इज द मूवमेंट ऑफ आयन। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चाहे वो हमारे पास 100 ml में डाला हुआ हमने, चाहे हमने डाला हुआ है 1000 ml में, तो उसकी तो जो डिसोसिएशन है वो तो कंप्लीट होगी, है ना। तो मान लेते हैं कि एक्स वाई हमारा जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इट विल डिसोसिएट कंप्लीटली, चाहे वो हमारे पास सोल्यूशन जो ए है चाहे वो बी है, तो इट विल फॉर्म एक्स पॉजिटिव आयन प्लस वाई नेगेटिव आयन। ठीक है, अब इसकी कंडक्टेंस किस सोल्यूशन में ज्यादा रहेगी? दोनों में नंबर ऑफ आयंस क्या है, बराबर है। ठीक है ना। अब यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस तो दोनों में कांस्टेंट है। अब यहाँ पे कौन सा जो है फैक्टर है रोल प्ले करेगा, वो है मूवमेंट ऑफ आयन। ठीक है, अब ये 1 मोल हम बात कर रहे हैं कि आयन जो बन रहे हैं वो 100 ml बन रहे हैं, यहाँ पे 1 मोल आयन जो बन रहे हैं किस में बन रहे हैं, 1000 में बन रहे हैं। अब इनको मूव करने के लिए चाहिए स्पेस, तो स्पेस कहाँ पे ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है 1000 ml में। ठीक है, तो 1 मोल मींस एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयंस, पॉजिटिव आयन की बात कर लेते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयंस ऑफ एक्स आयन जो है वो 100 ml में मूव कर रहे हैं और दूसरी साइड पे वो 1000 ml मूव कर रहे हैं। सो the X positive ions and the Y negative ions, they will have the more space for their movement in 1000 ml solution। ठीक है, तो मींस जो लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उनमें उनकी कंडक्टेंस ज्यादा रहेगी। सो यू कैन से दैट विद द इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। अब बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो ये तो था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब बात कर रहे हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो है Mn। ठीक है, हम कोई जनरल एग्जांपल ले लेते हैं Mn, we have Mn। ठीक है, अब it will dissociate and form the M positive ion and the N negative ion। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन है 100 ml, यहाँ पे है 1000 ml, तो उस केस में क्या होने वाला है, अगर हम 1 मोल वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाल रहे हैं 100 ml में, सो इट विल आयोनाइज into the M positive ion and the N negative ion and again they will reunite and form the Mn। यही चीज 1000 ml में भी होने वाली है। अब यहाँ पे कौन सा फैक्टर रोल प्ले कर रहा है, कंडक्शन किस में ज्यादा होने वाली है वो हमने देखना है। देखो अब जितना ज्यादा वॉल्यूम रहेगा तो जैसे ही ये आयंस वहां पे डिसोसिएट करेंगे दे विल मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, उनकी जो रिकम्बिनेशन टेंडेंसी है, रीयूनियन की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। पहला फैक्टर ये रहा। ठीक है, मींस यू कैन से दैट इन लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, in less concentrated solution the ionization of weak electrolyte is more, ionization of weak electrolyte is more in less concentrated solution। okay, secondly जो दूसरा फैक्टर है मूवमेंट ऑफ आयन, वो भी इसमें क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, क्योंकि इसमें वॉल्यूम उनके पास जो है वो ज्यादा है, मूव करने के लिए स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे इस केस में दोनों फैक्टर रोल प्ले कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक फैक्टर रोल प्ले कर रहा है, बिकॉज जैसे जैसे हम इसके अंदर पानी और डालते जाएंगे तो इसकी आयोनाइजेशन जो है वो बढ़ती जाएगी, रिएक्शन विल गो इनटू द फॉरवर्ड डायरेक्शन, मोर एंड मोर आयंस विल बी फॉर्मिंग हियर। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आयंस बनेंगे तो ज्यादा कंडक्शन होगी, और क्योंकि स्पेस भी बढ़ रही है साथ साथ उनमें मूवमेंट भी बढ़ेगी। ठीक है, तो रीयूनियन जो है उनकी वो कम होती जाएगी और वहां पे क्या होगी, कंडक्टेंस इंक्रीज होती जाएगी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। लास्ट फैक्टर जो है
दैट इज टेम्परेचर। ये एक जनरल सा फैक्टर है जो मेटालिक कंडक्टर्स में डिफरेंट होता है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में डिफरेंट होता है। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की, मेटालिक कंडक्टर में बताता हूं मैं आपको क्या होता है कि जैसे ही हम मेटल्स का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वहां पे उनकी कंडक्शन जो है वो डिक्रीज करती है, ठीक है, उनकी कंडक्शन जो है वो डिक्रीज करती है, ओके। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, with the increase of temperature conduction increases, कंडक्शन जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। ये एक जनरल फैक्टर है। तो ये कोई भी सॉल्यूशन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर उनकी कंडक्शन इंक्रीज करेगी। अब ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv square, means the kinetic energy is equal to the half mv square, or you can say the kinetic energy is proportional to the velocity square. What is velocity? The speed of the ions, the movement of the ions, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, मींस उनकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है मींस कंडक्शन भी इंक्रीज हो रही है, कंडक्टेंस भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब ये तो था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने बात की है, नॉर्मली डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है, किस बेसिस पे काम करती है, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं जिसमें हमने डिस्कस किया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं। उसके बाद हमने बात की कंडक्टर्स की जिसमें हमने मेटालिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात की है, और हमने बताया कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो है वो दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? विच आयोनाइज कंप्लीटली इनटू द एक्वस सॉल्यूशन, और वीक कौन से होते हैं? विच आयोनाइज पार्शली इनटू द एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद हमने बात की है कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की कंडक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। उनमें सबसे पहले हमने बात की नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, मींस स्ट्रॉन्ग एंड वीक। उसके बाद हमने बात की है नेचर ऑफ सॉल्वेंट की, जिसमें हमने बात किया कि पोलर सॉल्वेंट में इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन जो है वो लार्ज एक्सटेंट तक होती है, और जितने ज्यादा आयंस बनेंगे उतना ज्यादा क्या होगी? कंडक्शन होगी। मींस द पोलर सॉल्वेंट में कंडक्शन जो है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द नॉन पोलर सॉल्वेंट। उसके बाद हमने बात की विस्कोसिटी की, जितना लेस विस्कोसिटी होगी किसी भी सॉल्वेंट की उसमें आयंस की मूवमेंट उतनी ज्यादा फास्ट होगी, तो मींस विस्कोसिटी आल्सो प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंडक्शन ऑफ द आयंस, ठीक है। तो विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट शुड बी लेस टू गेट द मैक्सिमम कंडक्शन, क्लियर। उसके बाद हमने बात की है कंसंट्रेशन की, तो कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस एक दूसरे के क्लोज होंगे और वो मूव नहीं कर पाएंगे, और उनकी टेंडेंसी रहेगी वो रीयूनाइट करके अनडिसोसिएटेड साल्ट बना दे, ठीक है। तो इसलिए लेस concentrated solutions will be having the more conductance, ठीक है। उसके बाद हमने बात की है टेम्परेचर की, कि with the increase of temperature the conduction of electrolytic solutions will be more। क्यों? कि जैसे जैसे इंक्रीज किया जाएगा टेम्परेचर तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब उनकी मूवमेंट इंक्रीज होगी, तो मूवमेंट से कंडक्शन इंक्रीज होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो हम ये बार बार टर्म यूज कर रहे हैं, कंडक्टेंस, कंडक्शन, रेजिस्टेंस, ये हम टर्म्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये वीडियो को हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।